What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 3 of GNG 3.0 और आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स और चैप्टर 3 के कुछ कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे बेटा और तुमको मजा आ जाएगा कि सर नेशनल इनकम में क्या मस्त चीजें चल रही हैं। मुझे पहले कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाओ और आज अटेंडेंस के साथ ये लिखो कि सर लर्निंग चल रही है या नहीं चल रही है, क्या डे 1 डे 2 वाले कॉन्सेप्ट सब याद हो गए अच्छे से। ये मैं चेक करूंगा सारे कॉमेंट्स आज रात को सोने से पहले कि कौन लर्निंग कर रहे हैं, कौन लायक लर्निंग नहीं कर रहे। तो लिख दो आज जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि लर्निंग कैसी चल रही है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, आज के कॉन्सेप्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली कि इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं। तो बेटा इन्वेस्टमेंट में बहुत सिंपल है कि या तो तुम कुछ एसेट्स खरीद रहे हो, है ना। अगर तुम कुछ एसेट्स खरीद रहे हो, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी, ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आ जाती हैं, है ना। और यहाँ पे हमारा जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको भी हम इन्वेस्टमेंट में ही कंसीडर कर लेते हैं। मतलब कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना बेसिकली, तो कैपिटल फॉर्मेशन में हम जितने भी एसेट्स आप खरीद रहे हो, फिक्स एसेट्स वो तो है ही, प्लस जो अनसोल्ड स्टॉक है बेसिकली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकलता है, वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट को या कैपिटल फॉर्मेशन को इसने बोला दो तरीके की। सबसे पहला ग्रॉस, दूसरा नेट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा ये कैमरा खरीदा, ये मेरे लिए कैपिटल फॉर्मेशन है, मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, राइट। अब जितने का ये खरीदा था वो उसकी ग्रॉस वैल्यू कहलाएगी, यानी ये बिल्कुल नया है, फ्रेश है, इसकी एक ओरिजिनल वैल्यू है, उतने में मैंने इसको खरीदा है, ये इसकी ग्रॉस वैल्यू है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको यूज करता जाऊंगा इसकी वैल्यू विद टाइम कम होती चली जाएगी। ऑफ कोर्स, क्यों सर कम क्यों हो रही है? क्योंकि डेप्रीशिएट हो रहा है, क्योंकि वियर एंड टियर हो रहा है, पैसेज ऑफ टाइम हो रहा है, समय बीत रहा है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो रहा है, यानी कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो पुरानी खत्म होती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ग्रॉस और नेट वैल्यू के बीच का जो फर्क होता है ना वो डेप्रीसिएशन होता है। आओ जरा लिख लेते हैं इसको साथ साथ, क्योंकि ये हमारे चैप्टर 3 में भी चलेगा। चैप्टर 3 में भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले ग्रॉस और नेट। तो अगर इस कैमरे की ग्रॉस वैल्यू सपोज 50,000 थी और 6 महीने बाद इस पे कुछ डेप्रिसिएशन भी लग गया, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 50 माइनस 10 कर दूं तो 40 का बचेगा ना। तो अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आना है तो आप माइनस कर देते हो डेप्रिसिएशन, ठीक है। और मैं बोलूं नेट वैल्यू 40 है, डेप लग चुका है 10, तो ग्रॉस पे कैसे जाओगे? नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, राइट। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि अगर हम ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर दें तो नेट वैल्यू पे हम पहुंच जाते हैं। ये सबसे पहला फॉर्मूला होता है। अब डेप्रिसिएशन कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कि आप जो फिक्स कैपिटल को कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी वैल्यू तो कम होगी ना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, और तीसरा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये बच्चों डेप्रिसिएशन के कुछ 3 नाम भी होते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन के कुछ रीजंस भी होते हैं कि डेप्रिसिएशन लग क्यों रहा है, व्हाई डेप्रिसिएशन। तो हम बोलते हैं सबसे पहले तो वियर एंड टियर, टूट फूट, पैसेज ऑफ टाइम, समय का बीतना, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चीजें पुरानी होती चली जाती हैं। और तीसरा होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी नहीं आ जाना, तो पुराने वाली पुरानी हो जाएगी। समझे बेसिकली ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में फर्क। देखो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, यानी जितना ज्यादा आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाई, मशीन खरीदी, इन्वेंट्री में बढ़ोतरी करी। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होगी, ग्रॉस और नेट। सर ग्रॉस किसको बोलेंगे? एडिशन टू द स्टॉक बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन से पहले। और नेट किसको बोलेंगे? एक्चुअल एडिशन ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट कैसे निकलती है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा दो, नेट आ जाएगा बेटा,
है ना। अब कैपिटल स्टॉक यहाँ पे शब्द यूज हुआ है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, तो कैपिटल स्टॉक में क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। ये चीज ध्यान रखना, जो कैपिटल स्टॉक है उसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी दो चीजें आती हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा अनसोल्ड स्टॉक्स। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ एसेट्स एंड रिमेनिंग स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। बढ़िया, समझ में आ गया, मस्त। इसके बाद बच्चों ये मैंने आपको लिखवाई दिया कि अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है, अगर इधर आना है तो माइनस करना पड़ेगा, इधर जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम सीख चुके हैं। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, तीन नाम वो मैंने आपको बता दिए, स्क्रीनशॉट ले लो। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी है बेटा, ठीक है सर, बढ़िया हो गया। डेप्रिसिएशन के रीजन, पैसेज ऑफ टाइम, वेयर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ये भी हो गया सर। अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है सर। बच्चों समझो, डेप्रिसिएशन जो है ना उससे एसेट मरता नहीं है, मतलब एसेट चलता रहता है, उसका वैल्यू जरूर कम होता है कि ठीक है मेरा कोई एसेट है, वो अभी यूज तो कर ही रहा हूं ना, मेरा कैमरा में यूज तो कर ही रहा हूं ना, वो रिड्यूस जरूर हो रही है उसकी वैल्यू, लेकिन वो डेड नहीं हो रहा। तो डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, प्रोडक्शन चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। लेकिन कैपिटल लॉस, अगर ये कैमरा टूट ही जाए, खराब ही हो जाए, वो कैपिटल लॉस, फिर बंद हो जाएगा ना, नया कैमरा लाना पड़ेगा, इससे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो व्हाट इज कैपिटल लॉस, देखो कैपिटल लॉस ना इट रेफर्स टू लॉस, यहां पे क्या था, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू, वैल्यू का कम होना। ये बोल रहा है लॉस इन द वैल्यू, वैल्यू का खत्म हो जाना ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस। देखो वहां पे था एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यहां पता ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट, भाई चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तभी तो ऐसा कुछ हो सकता है ना। और डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजंस का मतलब हमें पता होता है, मुझे पता है कि ये मेरा कैमरा 2-3 साल 4 साल चलेगा, फिर मुझे बदलना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए पैसे जोड़ रहा हूं कि ठीक है भाई 4 साल बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी, सडनली कहां से लाऊंगा, तो थोड़े थोड़े हर 2-3 महीने में जोड़ लेता हूं। तो मैं डेप्रिसिएशन की तैयारी करके चल रहा हूं। इसकी तैयारी थोड़ी ना होती है, किसी को पता ही नहीं होता कब एकदम अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए, किसी को पता ही नहीं होता। तो बोल रहा है नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन लग रहा है, प्रोडक्शन चल रही है चल रही है चल रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे रोक नहीं लगती, ये हो गया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। बढ़िया हो गया बेटा। इसके बाद आ रहा है बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, आओ जरा तुमको समझाता हूं। देखो बच्चा, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये चैप्टर 3 साथ साथ ही चल रहा है। चैप्टर 3 को हम एग्रीगेट्स बोलते हैं, एग्रीगेट्स के अंदर यही सब कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, दूसरा अब आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होता है, जैसे डेप्रिसिएशन इन दो के बीच का डिफरेंस है ना, ऐसे दो वैल्यूज होती हैं। एक होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब तुम पढ़ के आए हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, सामान को बनाने में कितना खर्चा आया, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही एक होता है मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइस का मतलब माल बाजार में कितने का बिक रहा है। ठीक है, अब मैं एज्यूम करता हूं कि ये हमारा चिंटू है, चिंटू कैमरा बनाता है, चिंटू ने कैमरे का प्रोडक्शन करा और चिंटू को कैमरा 40,000 रुपए का बना, यानी कि जो कॉस्ट आया चिंटू का वो 40,000 रुपीज का आया। अब इकोनॉमिक्स में ना बेटा जो कॉस्ट होता है उसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है, यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉस्ट कवर कर पा रही है तो हम बोलते हैं कि वो नॉर्मल प्रॉफिट पे। ठीक है, तो अलग से कोई प्रॉफिट नहीं जोड़ना होता, ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी बस ये समझ लो कि कॉस्ट के अंदर ही नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब तुम यहां ये समझो कि कैमरा 40,000 रुपए का है, ये इसकी फैक्टर कॉस्ट है, ये इसकी क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, टाइसन जी बोलना मत प्लीज, बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। वैसे आप मानोगे तो नहीं, आप बोलोगे मुझे पता है, फिर भी बैठ जाए यार। देखो क्या है बच्चों, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में कैमरा को बनाने में कितना खर्चा आया वो फैक्टर कॉस्ट है। अब जैसे ही चिंटू बाजार में बेचने लगा, जैसे ही चिंटू बाजार में बेचने लगा तो सरकार ने बोला ओए चिंटू रुक जा रुक जा रुक जा, क्या बेच रहा है। चिंटू ने बोला कैमरा। अरे इस पे टैक्स कौन देगा। चिंटू ने बोला कैसा टैक्स। अच्छा बेटे अभी हम आपको बताएं, आपको इस कैमरा को बेचने पे सेल टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम अभी जीएसटी बोलते हैं, तो आपको इस पे जीएसटी देना पड़ेगा। चिंटू ने बोला सर ये तो गलत बात है, मेरे तो खर्चा और प्रॉफिट है इसके अंदर। गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तू 10,000 कस्टमर से लेके दे दे, 10,000 का टैक्स लगेगा। चिंटू ने बोला सर 40 तो मेरा खर्चा ही आया, अगर मैं इसमें से आपको दे दूंगा 10 तो मेरा तो नुकसान है। सरकार ने बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें जोड़ना, तो इसमें 10,000 हमारे नाम को भी जोड़।
और ये कितने का बेच बाजार में बेच 50,000 रुपए का। इसका मतलब जो कैमरे की कॉस्ट 40 थी वो मार्केट तक आते आते 50 हो गई। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस कॉस्ट में कुछ तो जुड़ गया। सर क्या जुड़ गया? टैक्सेस जुड़ गए। सर इस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो टैक्स होता है बच्चों जो मेरे पे लगा, मुझे ही भरना है। इनडायरेक्ट वो है जो लगा मेरे पे लेकिन मैंने कस्टमर से ले लिया। जैसे जीएसटी लगाया तो कैमरा बनाने पे मेरे पे, मैंने कस्टमर के बिल में जोड़ दिया, उससे ले लिया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम आगे गवर्नमेंट बजट में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो मेरी मार्केट प्राइस बन जाएगी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना बेटा, बहुत सारी जगह हमें टैक्स भरना पड़ता है और बहुत सारी जगह हमें बेनिफिट भी मिलते हैं। सर कैसे बेनिफिट? बेनिफिट का मतलब है कि सरकार को अगर कैमरे की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो गवर्नमेंट इस पे हमें सब्सिडीज भी दे सकती है। अब सपोज सरकार को हमें 10,000 तो देने हैं, 10,000 तो देने हैं और 2,000 सरकार से हमको लेने हैं बेनिफिट जो हमें सरकार से लेने हैं। तो हमें नेट सरकार को कितना देना है? सर नेट सरकार को 8,000 रुपए देने हैं। भाई 10 तो देने हैं, 2 का बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट हमें, वो हमें बेनिफिट लेना है सरकार से, है ना। तो बेसिकली हम इसके अंदर जोड़ते हैं एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये याद रखना कि एनआईटी कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो एनआईटी जोड़ना पड़ता है, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस करना पड़ता है कि बाजार में 50 का है, ठीक है, और तुम्हें बेसिकली इस पे 10,000 टैक्स है इसके अंदर, तो कितने का फैक्टर कॉस्ट हुआ? 40 का। सर क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। देखो जरा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एनआईटी क्या है? एनआईटी इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स जो मुझे पे करना है, सब्सिडी जो मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो जो नेट वैल्यू हुई वो एनआईटी हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। सरकार लगाती है प्रोडक्शन पे, सेल पे, मैंने बोला ना सेल टैक्स। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आजकल तो जीएसटी ही चलता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स में, बाकी कुछ नहीं। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स। ये सरकार हमको देती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है देश के अंदर, है ना। सब्सिडी को हम इकोनॉमिक असिस्टेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोल देते हैं, नाम याद रखना, ठीक है सर, बढ़िया। अब आ गया बेटा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। क्या है फैक्टर कॉस्ट? इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है भाई, जो इतना सामान को बनाने में खर्चा आया वो फैक्टर कॉस्ट है। इसके अंदर अगर मैं एनआईटी जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस बन जाएगा। चलिए नीचे लिखा है फैक्टर कॉस्ट, इसमें जोड़ दूं तो मार्केट प्राइस बन जाएगा, है ना। देखो मार्केट प्राइस इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड। जैसे 500 का खर्चा आया था और 40 का टैक्स लगा था, तो 500 में 40 जोड़ूंगा तो 540 का बिकेगा। ठीक हुआ या नहीं हुआ बेटा? ओके। और एनआईटी कैसे निकलता है? आईटी माइनस सब्सिडीज। ये तुमको पता होना चाहिए। बढ़िया सर, मजा आ गया। तो अब आखिरी आया एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आओ बच्चों, तीसरा कॉन्सेप्ट। कल मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी। सर क्या समझाया था? नेशनल इनकम निकालते हुए या डोमेस्टिक इनकम निकालते हुए हमारे पास इनकम भले ही 2 प्रकार की है, ट्रांसफर और फैक्टर, लेकिन कंसीडर सिर्फ फैक्टर इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम कंसीडर नहीं होती। सिर्फ कौन सी कंसीडर होती है? फैक्टर इनकम। तो जब हम फैक्टर इनकम कंसीडर ही करते हैं बच्चों, तो यहां पे एक बात समझनी है आपको कि भैया मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है, एक तो इनकम वो है जो हमारे देश के अंदर अंदर बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। तो भाई फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर, और वहां से जो मुझे इनकम जनरेट हो रही है मैं बोलूंगा ये सर मेरी डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली मैंने सर्विसेज अपने देश के अंदर अंदर दी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर दी, और वहां से मुझे इनकम जनरेट हो गई, तो मेरी डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन अब मैं ऑनलाइन क्योंकि पढ़ा सकता हूं, तो मैं बहुत सारे बच्चों को यूएस में पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को यूके में पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को यूएई में पढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चे बाहर बाहर भी हैं, पूरे वर्ल्ड में पढ़ा रहा हूं। तो आप मुझे बताओ, क्या मेरी इनकम सिर्फ मेरे देश के अंदर से आ रही है या मेरी इनकम बाहर से भी आ रही है? सर बाहर से भी आ रही है। तो मैं अगर मेरी डोमेस्टिक इनकम में बाहर से आने वाली इनकम, उसको बोलते हैं एनएफआईए। बाहर से आने वाली इनकम को क्या बोलते हैं बेटा?
FIA यानी नेट फैक्टर इनकम। भाई देखो फैक्टर इनकम है ना, मेहनत करके कमा रहा हूं। नेट फैक्टर इनकम कहां से आ रही है? फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आ रही है। तो बाहर से आने वाली अगर इनकम जोड़ दूं तो जो मेरे देश में मैंने कमाया वो प्लस जो बाहर से आया वो, ये बन जाएगा नेशनल इनकम। ये क्या बन जाएगा बच्चों? नेशनल इनकम। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम में बाहर से आने वाली इनकम जोड़ दें तो नेशनल इनकम बन जाता है। और नेशनल में से अगर बाहर से आने वाली इनकम हटा दें, माइनस कर दें NFIA, तो फिर वो डोमेस्टिक बन जाता है। भाई सिंपल सी बात है, सपोज मुझे 100 रुपए की टोटल इनकम हुई, 20 मैंने बाहर से कमाए, तो 100 माइनस 20 कर दो, 80 की डोमेस्टिक हो गई ना। कितना सिंपल है ना? अच्छा, अब एक बात ध्यान रखो बच्चों, सपोज मैं एक ऐसा टीचर हूं जो यहां से फॉरेन में भी पढ़ा रहा हूं, फॉरेन में भी ऐसे टीचर होंगे जो इंडिया में भी पढ़ा रहे होंगे। तो अगर मैं बाहर से पैसा ला रहा हूं तो यहां से पैसा जा भी तो रहा है बाहर, जो बच्चे हमारे फॉरेन में पढ़ते होंगे वो पैसा बाहर भी तो दे रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ पैसा आता नहीं है, पैसा जाता भी है। अब सपोज आया कितना? सर आया तो 100, आया तो 100, गया कितना? 30, तो नेट कितना आया? सर नेट तो 70 आया। इसी को NFIA बोलते हैं। इसका मतलब जो NFIA है वो निकलता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से आया, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो बाहर चला गया उसको माइनस कर दो। फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, ठीक है? जो बाहर से आया वो प्लस, जो बाहर गया वो माइनस, नेट निकल गया, है ना? अब देखो जो NFIA है, ये जो हमने NFIA बोला है, ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जीरो होगा जब फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बराबर होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के। फीफा बराबर फीटा हो जाएगा, यानी 100 कमाए और 100 ही दे दिए, जीरो हो गया, है ना? पॉजिटिव कब होगा? जब देश में ज्यादा आया बाहर कम गया। जब फीफा ज्यादा होगा फीटा से, यानी 100 आए और गए कितने? 30, तो पॉजिटिव का 70 आ जाएगा। नेगेटिव कब होगा? जब फीफा कम होगा फीटा से, यानी आए 100 गए 120, तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हमारे लिए पॉजिटिव ही अच्छा है, देश में पैसा आना चाहिए ना यार, सिंपल सी बात है। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर आप प्लस कर दोगे NFIA बेटा तो नेशनल पे पहुंच जाओगे, नेशनल में से माइनस कर देंगे बेटा जी तो डोमेस्टिक पे पहुंच जाएंगे। NFIA का मतलब समझ में आया? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। देखो NFIA is the difference between factor income received from the rest of the world यानी abroad and factor income paid to the rest of the world। सही हो गया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है, इसका मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लो। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस NFIA होता है। NFIA कैन बी पॉजिटिव, NFIA कैन बी नेगेटिव, NFIA कैन बी जीरो। बढ़िया। NFIA में क्या क्या होता है, आप किस किस फॉर्म में पैसा कमा सकते हो बाहर से, फॉरेन से? सबसे पहले बोल रहा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है बेटा सैलरी वेजेस से, है ना, मेहनत करके, एफर्ट करके। तो क्या बोल रहा है? वेजेस, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड, है ना। भाई बाहर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं वो पैसा कमाएंगे, माइनस जो उनके लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम पैसा देंगे, ठीक है जी। दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, जिनके अपने बिजनेसेस हैं वो प्रॉफिट कमाएंगे, जिनके अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो रेंटल इनकम कमाएंगे। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकता है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, नेट अर्निंग फ्रॉम रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, ये हो सकता है। तो या तो आप जॉब वाले बंदे हो या आपके पास अपने एसेट्स हैं, आप वहां से कमा लोगे। या फिर तीसरा बोल रहा है सेविंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी इसमें जुड़ जाएगा। प्रॉफिट केप्ट बाय डोमेस्टिक कंपनीज ऑपरेटिंग ओवरसीज, जो हमारी कंपनीज बाहर हैं उनकी जो सेविंग्स हैं वो इसके अंदर आ जाएगा, माइनस जो उनकी कंपनीज इंडिया में है उनकी सेविंग्स है वो माइनस करना पड़ेगा आफ्टर टैक्सेस एंड डिविडेंड्स। तो NFIA के कंपोनेंट जरूर पूछ लेता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हुए जरा जल्दी से बताओ हमारे पास? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। बस इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हो गए, ये मैंने आपको सारे लिखवा दिए हैं, जल्दी से इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो और ये चैप्टर खत्म।
बच्चों इसके साथ साथ ना मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। ये चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो ये तीनों 1 2 3, ये चैप्टर नंबर 3 एग्रीगेट्स में काम आएंगे। अगली क्लास में यानी कि मंडे को हम लोग सारा न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। तुम्हें मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल पोर्शन कराऊंगा, तो मंडे की क्लास बड़ी रहेगी, मुझे भी टाइम मिल जाएगा। कल संडे है, अच्छे से मैं शूट कर दूंगा बढ़िया तरीके से। थोड़ी बड़ी क्लास भी हुई तो मस्त हो जाएगा शूट, है ना। तो मुझे भी टाइम मिलेगा और तुम्हारे पास भी अब समय है रिविजन करने का। 2 चैप्टर बीएसटी के खत्म है, 2 चैप्टर इको के खत्म है। कैश फ्लो भी बहुत अच्छे तरीके से कराया है मैंने, बहुत मन से पढ़ा रहा हूं बेटा मैं तीनों सब्जेक्ट्स, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए इजीएस्ट से इजीएस्ट फॉर्म में। नालायक से नालायक बच्चा भी समझ सकता है, जिसने अभी शुरू करा है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये नहीं कर रहा मैं कि भाई फटाफट घास काट दूं और खत्म कर दूं सारी चीजें, नहीं। ऐसे पढ़ा रहा हूं हर चीज डिटेल में और हर चीज बेस्ट पॉसिबल वे में, है ना। बस तुम पढ़ते चले जाओ। अभी इसके बाद जब ये जीएनजी खत्म होगा ना, तुम्हारा लेवल देखो, सपोज ये 100 नंबर है, तुम जीएनजी पढ़ रहे हो, तुम्हारा लेवल यहां से यहां आ चुका होगा। उसके बाद जो दिन मिलेंगे मुझे 1 फेब से, तुम्हारा लेवल मैं यहां से यहां ले आऊंगा। तुम्हें बस पढ़ना है मेरे साथ साथ, मेरी जिम्मेदारी है सारे सब्जेक्ट्स की, तुम्हें पूरे पूरे नंबर मैं दिलवाऊंगा। बस जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, तुम करते चले जाओ, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें पूरे नंबर लाने से, ठीक है। चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।